हाँ सर, नाम बताओ आपका। सर मेरा नाम विजय कुमार है। गुरसेवक सिंह, पंजाबी लेफ्ट। संतलाल, ब्रिजमोहन, सुशील कुमार, रविंदर सिंह, जगदीप सिंह, आप तो कैमरे में नहीं आ रहे भाई साहब। राजवीर सिंह, रविंदर सिंह, रमेश कुमार, हेमराज, करमजीत सिंह, विनोद कुमार, जोगेंद्र सिंह पीटीआई, जगदीप नागपाल। सुमन, सुमन, सब्जेक्ट बोलो साथ में। कंप्यूटर्स। नेहा, लैब अटेंडेंट। मीना रानी, पीजीटी इंग्लिश। राजदीप, हिंदी, टीचिंग ऑफ हिंदी। टीचिंग ऑफ है, हिंदी लग तो लड़की सी रही है। हैं, टीचर बन गई। गुरमीत पीटी। सजीव कौर अध्यक्ष। ये हमारे प्रिंसिपल महोदय हैं। हाँ जी, क्या नाम है पायल आपका? कौर, प्रिंसिपल। कब से बने हो आप प्रिंसिपल? 8 मई 2025। युवा पार्लियामेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो सब बच्चों को देखकर ऐसे लगा कि वाकई एक पार्लियामेंट में, जो वैसे तो मैंने नहीं देखी है, बट इन सेंस यहाँ पे मैं उनको अनुभव करा, और आप सबका जो आप यहाँ पर आए उनको मोटिवेट किया, उसके लिए बड़ा थैंकफुल हूँ, ऑब्लाइज हूँ। थैंक यू मैडम। वंशदीप, टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट हिंदी। मिस मंजू, टीजीटी हिंदी। परमजीत, पीजीटी पंजाबी। हरजिंदर कौर, पीजीटी हिंदी। हाँ मैडम जी, पीछे आगे आओ। सीमा रानी, टीजीटी मैथ्स। शायद हम स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट हो, ये हमारा एक विश्वास है। बच्चों ने जो प्रदर्शन किया बहुत बढ़िया किया बेटा, आप सभी ने प्रदर्शन। परफेक्ट अपने आप में कोई नहीं होता, कभी थोड़ी बहुत किसी न किसी में होती है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन कमियों को हम पूरा करेंगे, निकालेंगे इन कमियों को। और सर का जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो सर की जजमेंट है, जैसे सर ने नोटिस किया कि गुड़िया एक प्रधानाचार्य श्री वीरेश कुमार जी, श्री रविंदर सिंह जी, श्रीमती गुरमीत कौर जी, श्री ब्रिजमोहन जी, श्री गुरसेवक सिंह जी, पूरा विद्यालय परिवार व प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप लोगों ने ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और जिला स्तर पर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लॉक जीत कर दिया जाता है। ब्लॉक में बेटा और बात होती है, अब जब जिला में आप लड़ रहे हो, हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी जो टाइमिंग रहेगी वो सर आप नोट कर लें। अब सभी बच्चे बाहर चले जाएंगे और आज का जो प्रतियोगिता है उसका हम आरंभ कर रहे हैं। युवा संसद प्रतियोगिता, जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता जजमेंट के लिए पहुंचे श्री जगदीश जी महाराज और श्री हेमराज जी। मैं विद्यालय की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी युवा संसद प्रतियोगिता है बच्चों, ये इसका उद्देश्य आपके अंदर नेतृत्व की भावना विकसित करना है। आप भविष्य के नेता हैं। जो हमने यहाँ युवा संसद दर्शानी है तो एक आदर्श संसद दर्शानी है कि आगे चलकर हमारे देश की संसद, हमारे नेता कैसे होने चाहिए, देश की नीति कैसे बनती है, संसद के अंदर जो कार्यक्रम होता है, विधायी प्रक्रिया या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कोई भी प्रक्रिया वो कैसे होती है। वैसे तो जगदीश सर को ये कार्यक्रम करवाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, हमसे बेहतर जानते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे भी युवा संसद के बारे में या संसद के बारे में कि क्या कुछ होता है। लेकिन जो हमारा मकसद है तो हमने जो पूरा करना है बेटा। अभी सर जब आपको कहेंगे युवा संसद शुरू करने के बारे में, तो हमने सबसे पहले बाहर से शुरू करनी है। आपको बता दिया जाएगा कि बाहर स्टार्टिंग कब होगी, ध्यान से करना है सारा काम। संसद प्रतियोगिता में आज हमारे विद्यालय गवर्नमेंट मॉडल
संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुयोदा में आदरणीय प्रिंसिपल महोदय मैडम श्रीमती कृपाल कौर जी, श्री रमेश कुमार जी पीजीडी पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुयोदा, समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चों, हमारे बीच आज जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में हमारे जजेस पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारे वेलकम करते हैं। क्योंकि समय थोड़ा कम है और बच्चों ने अपना प्रदर्शन करना है आज की युवा संसद में, तो मैं मंच पर बिना देरी किए हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय मैडम श्रीमती कृपाल कौर जी, उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आए हुए निर्णायक मंडल का और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए वेलकम करें और इन्हें मोटिवेट करें। मैडम श्रीमती कृपाल कौर। It's an immense pride to meet all of you here. First of all, I want to welcome our worthy, esteemed judges and today's chief guest here, and our staff members, Ramesh Kumar sir ji, और बाकी के जो टीचर्स बैठे हैं, and our young parliamentary. All of you are our future ministers who will implement the policies. You will be the lawmakers, and we hope to find you or to see you in the coming parliament, which will be later on after some years. It's a dream. I think the dream will come true when we will see you sitting there, and now when I see you here, I mean to say our joys knew no bounds. इतनी हमें खुशी हो रही है कि आप आज ऐसे बैठे हो जैसे वास्तव में ही एक पार्लियामेंट हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, और आप वहाँ पर बैठे हुए अपने देश के लिए जो भी पॉलिसी चलाई जाती हैं उनको आप ट्रूली में लागू करने जा रहे हो, उस पर आप एक हेल्थी डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेटा ये मतलब जस्ट नॉट एन इवेंट जो कि हमें डिपार्टमेंट से दी गई है, इट्स नॉट अ जस्ट इवेंट टू पास, रादर इट्स द वैल्यूज, एथिक्स एंड मोर ओवर द स्पिरिट. आई कैन सी द स्पिरिट्स दैट इज टू मच हाई. आप सभी इतने मतलब यू हैव पॉजिटिव वाइब्स, ब्राइट फेसेस, and moreover all the young aspirants इतने ज़्यादा खुशी में बैठे हो कि आपको देखकर हमें भी बड़ा लग रहा है कि काश हमारे टाइम में भी ऐसी पार्लियामेंट होती ना, तो हम भी वहाँ पर ऐसे ही बैठे होते आप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सोचती हूँ कि आपने वो स्पिरिट जो पार्लियामेंट की है उसको बनाए रखना है. जो भी आपके ऊपर इतने दिनों से सर ने मतलब रमेश सर ने या बाकी स्टाफ मेंबर्स ने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, एंडिवर्स पुट ऑन करे हैं, मेंटेन करने हैं आपने इन सबको. और जो हमारे जो ओपोनेंट्स बैठे हुए हैं, जो दूसरी पार्टी बैठी है, वो भी एक लेसन लेके जाएंगी दैट इट्स नॉट जस्ट टू बी ओपोनेंट, कि दैट्स वी डोंट हैव द राइट टू मेक द व्हाटएवर द स्पीकिंग द अदर पार्टीज, की उसको खड़ा होकर हमने उसका मतलब नहीं मानना. रादर दे शुड हैव एन एनालिटिकल स्पिरिट. उसको आपने एनालिसिस करना है कि क्या सही हो रहा है, उसके ऊपर कैसे होना है. मतलब कहने का है कि यू आर होनिंग योर स्किल्स, आपकी स्किल तेज हो रही है इसके द्वारा. और ये भी है कि जो इंडिया है इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी एवर इन द वर्ल्ड, और आप इस डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज हैं फ्यूचर में भी यू विल मेंटेन. आज सीखोगे तो कल भी बेटा इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे. तो ये जो सेशन चलेगा इट विल बी मतलब लाइफ लॉन्ग, ऐसा एंडलेस आपके लिए एक सेशन रहेगा जिसको कि आप हमेशा
याद रखोगे और इसमें जो कुछ होगा वो हमेशा आपको ये लगेगा कि हम बड़ा मतलब इससे सीख कर आए। तो होप करते हैं कि आप इसको बढ़िया से करोगे और जजेस से भी होप करते हैं कि दैट दे विल ब्लेस अस स्टूडेंट्स और उनकी जो भी कोई फॉल्ट्स होंगे, गलतियाँ होंगी, उनके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे, उसमें कुछ सुधार भी करेंगे। तो थैंक यू ऑल एंड मैं सोचती हूँ कि आप सबका दिन अच्छा जाए। आप खुद मोटिवेशन से पूरी स्पिरिट्स लगाकर अपना काम आज करें। थैंक यू। यूथ पार्लियामेंट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुजोदा नेचुरल वे में चल रही है। यह शिक्षा नीति पुराने ढांचे को बदलकर कौशल विकास पर जोर देती है। इस नीति के लिए समय की मांग है। धन्यवाद। क्या रोल है आपका? शिक्षा मंत्री जी। शिक्षा मंत्री है, क्या काम होता है शिक्षा मंत्री का? शिक्षा मंत्री का देश में शिक्षा की नीतियों को के बारे में बताना। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार गुप्ता। सुशील कुमार, किस पोस्ट पे? पीजीटी केमिस्ट्री। पीजीटी केमिस्ट्री। आप सर? ब्रिजमोहन पीजीटी मैथ। क्या नाम? ब्रिजमोहन। किस पोस्ट पे? मैथ पोस्ट पीजीटी मैथ। पीजीटी मैथ। संतलाल शास्त्री पीजीटी संस्कृत सर। संतलाल शास्त्री जी पीजीटी संस्कृत। संस्कृत। सब्जेक्ट? माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, कृपया बैठ जाइए। माननीय सभासदों और बाहर से आए हुए अतिथिगणों का आज के इस मानसून सत्र में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप सभी सदन की गरिमा बनाए रखेंगे। मानसून सत्र की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। जी अध्यक्ष महोदय, मैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद श्रीमान हरदीप सिंह को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? जी, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। मैं हरदीप सिंह, जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से युवा सांसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद। अब मैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी मैट्रिक कौर को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? जी, मैं प्रतिज्ञा करूँगी। आप किस भाषा में प्रतिज्ञा करेंगे? जी, इन इंग्लिश। I, Manpreet Kaur, having been elected a member of Youth Parliament, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India and by law established, that I will uphold the sovereignty of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. प्रधानमंत्री जी, आप अपने मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का परिचय सदन से करवाएं। जी अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से सदन से नए मंत्रियों का परिचय करवाती हूँ। नवनियुक्त परिवहन मंत्री कुमारी अनमोलप्रीत कौर, नवनियुक्त शिक्षा मंत्री कुमारी निमृत कौर, नवनियुक्त खेल मंत्री कुमारी जसलीन कौर। माननीय सदस्यगणों, मुझे अत्यंत दुखी और भारी हृदय से आप सभी को सूचित करना पड़ रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वरिष्ठ अर्थशास्त्री और महान सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 26 दिसंबर 2024 को एक लंबी बीमारी के चलते नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने सादगी, शुचिता और वेदता से सार्वजनिक जीवन में एक मिसाल कायम की। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1991 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में उस आर्थिक सुधार के सूत्रधार बने जिसने देश को एक नई दिशा दी। वर्ष 2004 से 2014 तक 2 कार्यकालों तक प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश को राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक प्रगति और वैश्विक पहचान प्रदान की। वे एक गंभीर, मृदुभाषी और नीतिनिष्ठ नेता थे जिन्होंने सदन की गरिमा को सदैव बनाए रखा। मैं सदन की ओर से तथा अपने व्यक्तिगत ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ तथा उनके परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। जय हिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसदों और मेरे प्रिय युवाओं, आज यह सदन एक ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है जिन्होंने अपने ज्ञान, सेवा और सरलता से भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को नई ऊंचाई दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन केवल एक राजनेता का जाना नहीं है, बल्कि यह एक विवेकशील, सौम्य और राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व की शुभ विदाई है। डॉक्टर सिंह ने भारत की आर्थिक नीति, संसद और सार्वजनिक जीवन में जो योगदान दिया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक रहेगा। एक राजनीतिक नेता के रूप में वे सादगी और गरिमा के प्रतीक थे। एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शांति, विकास और समावेशी राजनीति को प्राथमिकता दी। भारत ने एक सजग प्रहरी खो दिया है और हमने एक वरिष्ठ मार्गदर्शक। इस दुख की घड़ी में मैं इस सदन की ओर से तथा अपनी ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ तथा उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। जय हिंद। माननीय सभापति महोदया, आज हम सब इस सदन में एक ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को देश, संविधान और लोकतंत्र के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जाना केवल एक राजनेता का जाना नहीं है,
यह विनम्रता और निस्वार्थ सेवा की परंपरा का मौन अंत है। वे हमारे समय के उन दुर्लभ नेताओं में से थे जिनके शब्द कम और कर्म अधिक बोलते थे। उन्होंने एक अर्थशास्त्री, एक राज्यसभा सांसद, एक वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में देश को कई संकटों से उबारा और स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। वे संवाद के पक्षधर थे, टकराव के नहीं। वे संसद को केवल एक मंच नहीं, लोकतंत्र का मंदिर मानते थे। मैं इस सदन की ओर से, विपक्ष की ओर से तथा अपनी ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। देश ने एक राजनेता नहीं, एक युगदृष्टा खो दिया है। उनके विचार और मूल्य हमारे लिए प्रेरणा बने रहेंगे। जय हिंद। मेरा आप सभी सदस्यों से विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें। कृपया सभी सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। महासचिव जी, शोक संतप्त परिवार को शोक संदेश भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय, शोक संदेश की एक प्रति शोकाकुल परिवार को भेज दी जाएगी। सम्मानित सदस्यों, आज हमारे बीच ब्रिटिश वित्त मंत्री मिस्टर हरजोत सिंह और साउथ अफ्रीका के अध्यक्ष श्रीमान गुरजीवन सिंह जी विदेशी मेहमानों के रूप में मौजूद हैं। हम इनका सदन में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और भारत में इनके सुगम तथा मंगल प्रवास की कामना करते हैं। माननीय सभासदों, अब प्रश्नकाल प्रारंभ होता है। महासचिव जी, प्रश्न सूची एवं आज का एजेंडा सदस्य गणों में बांट दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सूची एवं एजेंडा सभासदों में बांटा जा रहा है। प्रश्न संख्या 101 विपक्षी सांसद कुमारी गुरलीन कौर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत गंभीर विषय को उठाना चाहती हूँ। 22 अप्रैल 2025 को हुआ पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई। यह केवल एक हमला नहीं था, बल्कि यह राष्ट्र की सुरक्षा पर एक सीधा आघात था। बल्कि यह हमारे जवानों की सुरक्षा, कश्मीर की स्थिरता और सरकार की रणनीतिक सफलताओं का भी मामला था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहती हूँ कि पहलगाम हमला हुई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह पूर्व चेतावनी के बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की विफलता का परिणाम है। मेरा रक्षा मंत्री जी से यह सवाल है कि क्या इस हमले से स्पष्ट है कि खुफिया एजेंसियां पहले से सतर्क नहीं थी? इस संवेदनशील क्षेत्र में जवानों का काफिला बिना पर्याप्त सुरक्षा के कैसे जा सकता है? रक्षा मंत्री जी, क्या कोई स्वतंत्र न्यायिक जांच इस हमले पर की जाएगी? क्या दोषी अधिकारियों को जवाब देकर हराया जाएगा? धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहलगाम में जो दुर्भाग्यपूर्ण आतंकी हमला हुआ उसमें हमारे सुरक्षा कर्मियों की शहादत और अन्य नागरिकों की जान जाना हम सबके लिए एक पीड़ा का विषय है। सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील
और सतर्क है। यहाँ तक खुफिया रिपोर्ट का सवाल है, मैं पूरे सदन को ये भरोसा दिलवाना चाहती हूँ कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने समय पर सूचनाएं साझी की थी, पर कुछ ग्राउंड लेवल में कमी रह गई। सरकार ने इस पर आंतरिक जांच का आदेश दे दिया है और यहाँ कहीं चूक हुई है वहाँ पर जवाबदेही तय की जाएगी। धन्यवाद। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक हमला नहीं था, यह राष्ट्र की सुरक्षा पर एक सीधा आघात था। हम सरकार से यह नहीं पूछते कि हमला क्यों हुआ, हम यह पूछते हैं कि हमला रोका क्यों नहीं गया, कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, अगर नहीं तो इसे बीच में क्यों रोका गया। यह समय है कि केवल बयानबाजी नहीं बल्कि जवाबदेही तय हो। माननीय गृह मंत्री जी, क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि पहलगाम हमले में खुफिया तंत्र की विफलता हुई? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसकी क्या कार्रवाई की गई? क्या सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी? धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि सरकार सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस हमले की विस्तृत जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ खामियां सामने आई है और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयम और रणनीति के तहत चलाया गया था। सरकार पूरी गंभीरता से देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय एकता और सभी दलों का सहयोग आवश्यक है। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग अगर लाजिम है तो लश्कर देखे नहीं जाते। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 102 विपक्षी सांसद कुमारी रमनदीप कौर। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी किसी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। देश की सारी व्यवस्थाओं को कर्मचारी दुरुस्त रखते हैं। मैं सदन के माध्यम से देश के कोने कोने में उठने वाले कर्मचारियों के संगठन की आवाज की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि सरकार के द्वारा जो न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है वह कर्मचारियों के भविष्य पर कुठाराघात है। कर्मचारियों द्वारा जमा अंशदान को शेयर बाजार में लगाया जाता है जो पूरी तरह से असुरक्षित है। कोई गारंटी नहीं, हो सकता है पूरे पैसे डूब जाए। 58 वर्ष तक सेवा करने के बाद पेंशन के रूप में 750 से 2500, रिटायरमेंट के बाद जो 60% राशि मिलती है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार पूरा जीवन देश की सेवा में लगाने के बाद उनके बुढ़ापे के साथ इस प्रकार खिलवाड़ करेगी? धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सम्मानित साथी द्वारा पेंशनधारी कर्मचारियों की जो चिंता जाहिर की गई है, मैं उसके संबंध में बताना चाहती हूँ कि टियर 2 में लगा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। गत दिनों मंत्री समूह की बैठक में भी हमने इस विषय पर विचार विमर्श किया था। हमने पेंशनभोगी ही नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाकर उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का निराकरण किया है। NPS के साथ साथ UPS भी लागू की है, जिससे कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी निश्चित पेंशन मिलेगी। कर्मचारी NPS या UPS में से किसी भी स्कीम का चयन कर सकते हैं। धन्यवाद। कोई अनुकूल प्रश्न? जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या NPS से कर्मचारियों में भविष्य को लेकर असुरक्षा बढ़ी है? क्या केंद्र सरकार उन राज्यों की तरह OPS बहाल करने पर विचार कर रही है जिन्होंने यह निर्णय पहले ही ले लिया है? धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विपक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि नई पेंशन योजना एक आधुनिक और दीर्घकालिक टिकाऊ प्रणाली है। यह कर्मचारियों को उनके योगदान के अनुसार ही लाभ देती है। हालांकि कुछ राज्यों में असंतोष है, परंतु NPS का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही है। राज्य अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन केंद्र सरकार के अनुसार OPS राजकोष के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त और दीर्घकालिक रूप से अस्थिर है। OPS से राष्ट्र पर भारी बोझ पड़ सकता है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 130 नेता प्रतिपक्ष कुमारी रमती। शिक्षा ही है गौरव हमारा, शिक्षा ही हमारी पहचान, शिक्षा ही स्वाभिमान हमारा, शिक्षा
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज मैं इस सदन में एक ऐसे विषय पर चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ जो न केवल विकास की नींव रखता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी निर्धारित करता है, और वह है शिक्षा। सरकार आए दिन कहती है कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, लेकिन क्या कोई राष्ट्र बिना मजबूत शिक्षा व्यवस्था के वैश्विक नेतृत्व कर सकता है? अध्यक्ष महोदय, भारत में शिक्षा आपकी एक सुविधा है, अधिकार नहीं। हम कुछ कठोर लेकिन जरूरी सवाल उठाना चाहते हैं, जैसे सरकारी स्कूलों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि न शिक्षक, न स्मार्ट क्लासेस, न शौचालय। स्कूलों में शिक्षकों के 20% पद खाली हैं। यह बुनियादी असफलता नहीं है तो क्या है? NEP 2020 लागू तो हुई, लेकिन उसके लिए बजट, प्रशिक्षण और संसाधन कहाँ है? अध्यक्ष महोदय, शिक्षा को केवल नीतियों और घोषणाओं से नहीं, निष्ठा और निवेश से सुधारा जा सकता है। हमारी मांग है कि प्रत्येक सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाए, शिक्षकों की भर्ती तत्काल की जाए और शिक्षा को परीक्षा प्रणाली से बाहर निकालकर जीवन कौशल से जोड़ा जाए। धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने शिक्षा के मुद्दे पर जो सवाल उठाए हैं उन्हें हम खारिज नहीं करते, लेकिन उनकी दृष्टि आंशिक और एक तरफा है। भारत आज शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 ने शिक्षा को कठोर पाठ्यक्रम से बाहर लाकर कौशल, नवाचार और लचीलेपन की दिशा में मोड़ा है। प्रधानमंत्री ई-विद्या स्वयं पोर्टल और दीक्षा ऐप ने दूर दराज के छात्रों तक शिक्षा पहुंचाई है। वर्ष 2014 से अब तक लाखों नए शिक्षकों की भर्ती, स्मार्ट क्लासेस और शौचालय की सुविधा बढ़ाई गई है। सरकार यह मानती है कि सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती है, किंतु यह भी सच है कि पहली बार शिक्षा को भवन से भाव तक ले जाने का प्रयास हुआ है। हमें आलोचना नहीं, सहयोगात्मक सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ सरकार की ही नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या यह सही है कि अभी भी देश भर में 10 लाख शिक्षित पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो इन पदों को भरने के लिए सरकार की क्या योजना है? U++ 23-24 के अनुसार अभी भी कई स्कूलों में पीने के पानी, बिजली, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति को सुधारने की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश भर में शिक्षकों की नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों को बिजली, शौचालय, पुस्तकालय और स्मार्ट क्लासेस जैसी सुविधाएं देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वर्ष 2023 तक देश के 95% से अधिक स्कूलों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 104 विपक्षी सांसद कुमारी सरबजीत कौर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूँ जिसका नाम सुनते ही उम्मीद, समर्पण और बदलाव की छवि सामने आती है। लेकिन अफसोस की बात है कि यह योजना जमीन में कम और टीवी विज्ञापनों और नारों तक अधिक सीमित हो गई है। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, जिस राज्य में लिंग अनुपात सबसे खराब था। लेकिन आज 10 सालों के बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि हर बेटी को न्याय, शिक्षा और सुरक्षा मिली है। मैं सरकार से कुछ सीधे और जरूरी प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या यह सच नहीं है कि 60% से भी अधिक बजट प्रचार में खर्च कर दिया गया, न कि जमीनी बदलाव में? क्या यह नहीं माना गया कि कई जिलों में स्कूलों में शौचालय तक नहीं है, जहाँ बेटियां ड्रॉप आउट कर रही हैं? क्या बेटियों की रक्षा सिर्फ पोस्टरों में ही होगी, जहाँ देश में हर दिन दर्जनों दर्दनाक मामले सामने आ रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, योजना अच्छी है, परंतु इच्छा शक्ति की कमी है। यदि वास्तव में हमें बेटियों को बचाना और बढ़ाना है, तो हमें कागजों और भाषणों से बाहर निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा करनी और सबसे अहम सामाजिक सोच में बदलाव लाना होगा। धन्यवाद। माननीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष की चिंताओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई प्रचार योजना नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन
कई राज्यों में यह आंकड़ा 920 से ऊपर पहुंच चुका है, जो इस बात का प्रमाण है कि योजना कारगर है। जैसे कन्या समृद्धि योजना, बालिका छात्रवृत्ति, स्कूलों में अक्षरचाल्या, लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि, ये सब इस योजना के कारण संभव हुआ। और जो प्रचार की बात कही गई वह इसलिए किया गया ताकि देश की सोच बदले, क्योंकि बेटी को बचाना सिर्फ कानून से नहीं, समाज को जागरूक करने से भी होता है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 105 विपक्षी सांसद कुमारी कोमल। माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन के सभी आदरणीय दर्शकगण, मैं आज इस सदन में एक ऐसे मुद्दे को उठाने आई हूँ जो देश के करोड़ों युवाओं की जिंदगी, भविष्य और आत्मसम्मान से जुड़ा है, और वह है बेरोजगारी। हम अक्सर सुनते हैं कि भारत एक युवा देश है, लेकिन क्या यह भी उतना ही सही नहीं कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं वाला देश बनता जा रहा है। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि देश में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 17% से अधिक है। CMIE के अनुसार हर महीने लाखों लोग नौकरी की तलाश में हताश हो रहे हैं। हर साल 1.5 करोड़ युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन केवल एक कोई स्थायी रोजगार मिल पाता है। मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूँ, क्या यह सही नहीं कि नौकरी की जगह नया बड़ा व्यवसाय करने की सलाह दी गई? सरकार GDP की वृद्धि की बात करती है, लेकिन मैं पूछती हूँ, अगर विकास हो रहा है तो रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह मांग करती हूँ कि वह बेरोजगारी को स्वीकार करें, विफलता की समीक्षा करें और युवाओं को केवल भाषण नहीं बल्कि अवसर दें। धन्यवाद। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने बेरोजगारी के विषय पर चिंता जताई है और हम उनकी गंभीरता पर माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने बेरोजगारी के विषय पर चिंता जताई है और हम उनकी गंभीरता को नकारते नहीं, लेकिन यह कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही पूरी तरह से अनुचित और भ्रामक है। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसे कार्यक्रमों से लाखों युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिला है। 2023-24 में 1.5 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्ति हुई और आने वाले साल में 10 लाख भर्तियों का लक्ष्य है। बेरोजगारी केवल भारत की नहीं, वैश्विक समस्या है। हम यह भी मानते हैं कि और सुधार करने की जरूरत है और हम इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। कोई अनुपूरक प्रश्न? जी अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। सरकार नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही? क्या सरकार बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी को स्थायी समस्याओं के रूप में देखती है? धन्यवाद। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से ले रही है और इसके समाधान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारे द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ने लाखों नए रोजगार सृजित किए हैं। हम रोजगार के गुणवत्तापूर्ण अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में बदलाव ला रहे हैं। धन्यवाद। आदरणीय सभासदों, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है तथा शून्यकाल प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 106 विपक्षी सांसद कुमारी सपना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि खाद्य पदार्थों में इतनी ज्यादा मिलावट हो रही है जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य तो खराब हो रहा है, साथ ही उनका आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इतने महंगे दामों पर भी हमें मिलावटी चीजें ही मिल रही हैं। गरीब लोगों के लिए तो खाद्य पदार्थ खरीदना किसी सोने की चीज खरीदने जैसा हो गया है। क्या सरकार के पास इस मिलावट को रोकने का कोई सुझाव है या नहीं? यदि है तो बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। माननीय खाद्य मंत्री जी। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्षी सदस्य को यह बताना चाहती हूँ कि सरकार का ध्यान मिलावटी खाद्य पदार्थों व जमाखोरी पदार्थों को लेकर लगातार बना हुआ है। इसके लिए कई टीमें भी गठित की गई है जो समय समय पर मिलावटी सामानों को रोकने का प्रयास कर रही है, जिससे भारत में मिलावटी खाद्य पदार्थों में कमी आ रही है और भविष्य में इसके बारे में और अधिक प्रयास भी किए जाएंगे। धन्यवाद। विपक्षी सांसद श्रीमान रजनीश सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल बढ़ती महंगाई को लेकर है। वाद ये जमाने फितरत तेरी कमाल है, बढ़ती महंगाई का न कोई ख्याल है। सुबह से शाम तक पसीना बहाता उस मजदूर की मजदूरी पर सवाल है, उस मजदूर की मजदूरी पर सवाल है।
बढ़ती महंगाई को लेकर माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक गरीब व्यक्ति जिसका मुख्य भोजन दाल रोटी कहा जाता है, उसकी थाली से दाल गायब होती जा रही है क्योंकि दाल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। और अध्यक्ष जी, अगर गरीब व्यक्ति दाल खरीद भी ले तो उसकी दाल से तड़का भी गायब होता जा रहा है क्योंकि टमाटर, लहसुन सहित सभी जरूरी चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि गरीब व्यक्ति समझ नहीं पा रहा कि वो दाल खाए या रोटी। और अध्यक्ष जी, हम पेट्रोल और डीजल के दामों से तो पहले से ही परिचित हैं। सभी रोजमर्रा की चीजों पर इतनी महंगाई क्यों? ये कहाँ का न्याय है? क्या इसको कम करने के लिए सरकार भी कदम उठाने जा रही है या ऐसे ही अपनी आंखें मूंद कर गरीबों पर अन्याय होने देती रहेगी? धन्यवाद। माननीय खाद्य मंत्री जी। माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहती हूँ कि बढ़ती महंगाई के कई कारण हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती तेल की कीमतें भी इसका कारण है, लेकिन सरकार जल्द ही इस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। यह महंगाई केवल वर्तमान सरकार की देन नहीं बल्कि पिछली सरकारें भी इसका कारण नहीं है। सरकार ने प्याज व टमाटर का दाम कम करने का प्रयास किया जा रहा है तथा पड़ोसी देशों से भी संपर्क किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर जल्दी प्याज व टमाटर जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों का आयात किया जाएगा। और अब जीएसटी को भी कम कर दिया गया है और महंगाई को भी जल्द ही नियंत्रित किया जाएगा। धन्यवाद। विपक्षी सांसद श्रीमान अदिति सिंह जी। खाप नियंत्रण कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी समाज की मूलभूत जरूरत होती है। अगर सरकार इसी को पूरा नहीं कर पा रही तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बढ़ती महंगाई पर कुछ बताना चाहता हूँ कि पहले एक गरीब व्यक्ति बाजार जाता था तो पैकेट में पैसे लेकर जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन बढ़ती महंगाई से अब यह हाल हो गया है कि आदमी थैली में पैसे लेकर जाता है और आलू प्याज जैसी चीजें पॉकेट में लेकर आता है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 107 विपक्षी सांसद कुमारी वीना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके माध्यम से संसद में रखना चाहती हूँ। भारत में इस वर्ष अभी तक लगभग 18 लाख के करीब साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज की गई हैं। साइबर क्राइम की जो शिकायतें मिली हैं उनमें से करीब 8.5% फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ी हैं। हरियाणा में मेवात, झारखंड व बेंगलोर में सबसे अधिक साइबर क्राइम किया जा रहा है। भारत विश्व के उन 10 देशों में से एक है जिसमें सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले आते हैं और सरकार इसके निवारण के लिए क्या क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद। माननीय दूरसंचार मंत्री जी, क्राइम ब्रांच। माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबर अपराध पर पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। सरकार इसको लेकर पूरी तरह से गंभीर है। मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ साथ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल की स्थापना की है। 2810 वेबसाइट, 595 मोबाइल ऐप, 46,230 IMI नंबर व तकरीबन 59,000 व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक किए गए हैं। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लगभग 3 लाख सिम कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। लोगों को जागरूक करने व सतर्क करने के लिए समय समय पर सेमिनार लगाकर जागरूकता का काम किया जा रहा है। धन्यवाद। कुमारी लक्ष्मी, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखें। जी अध्यक्ष जी, मैं अपनी वार्षिक रिपोर्ट सदन में रख रही हूँ। कुमारी रेखा, गृह मंत्रालय के आवश्यक दस्तावेज सदन में रखें। जी अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रक्रिया संबंधित रिपोर्ट सदन में रखती हूँ। माननीय सभासदों, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। विपक्षी सांसद कुमारी सुप्रीत कौर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान हाल ही में देश में घटित किसानों की आत्महत्या वे उनकी दुर्दशा की ओर दिलाना चाहती हूँ। महोदय, भारत गांवों का देश है। इसकी आत्मा गांवों में किसानों में बसी है। 70 से 80% जनता
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 78 वर्ष बाद भी दिन रात मेहनत करने वाला किसान अपने बच्चों का ठीक प्रकार से पेट नहीं भर पाता। इनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। जमीन के मुआवजे में देरी से राशन के गोला में 5 किसानों ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। हरियाणा के चरखी दादरी डांडी घाट के 54 वर्षीय राम अवतार के धरने पर मौत, जुलाना के किसान की मुआवजे में देरी से मौत जैसी घटनाएं हैं जो प्रतिशील राष्ट्र के माथे पर कलंक है। धन्यवाद। माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, देश में इस प्रकार से किसानों की आत्महत्या बढ़ना चिंता का विषय तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार किसानों की समस्या का ध्यान ही न रख रही हो। हमारी सरकार द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए सख्त प्रयास किए गए हैं, जिसके उत्साहजनक व सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया है। किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये मिलेंगे, जिसके लिए पेंशन योजना भी लागू की गई है। धन्यवाद। विपक्षी सांसद कुमारी सुप्रीत कौर। माननीय महोदय, फसल किसान की रीढ़ की हड्डी होती है। इसके सहारे ही इसके परिवार की नियां पार होती है। बच्चों की शिक्षा से लेकर लड़कियों की शादी तक इसी पर निर्भर है। खेती की बढ़ती लागत, कृषि उत्पादन की गिरती कीमतों, मानसून की विफलताओं तथा ऋण का अत्यंत बोझ सरकार की बेरुखी ने अन्नदाता को घुट-घुट कर मरने के लिए मजबूर कर दिया। महोदय, इसका ताजा उदाहरण अशोकनगर में 70 किसानों को बीमा क्लेम उपभोक्ता अदालत के आदेश पर दिया गया है। क्या ये है फसल बीमा की हालत? सरकार द्वारा किसान की मर्ज का इलाज क्यों नहीं किया जा रहा? देश को हरित क्रांति का सिरामौर बनाने वाले अन्नदाता के साथ ऐसा भेदभाव कब तक चलता रहेगा? धन्यवाद। माननीय कृषि मंत्री जी। मान्यवर महोदय, मेरे विपक्षी साथी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं सब बेबुनियाद है। फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए लागू की गई है, जिसमें खरीफ फसलों के लिए 2% एवं रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। महोदय, किसानों की आय 2028 तक दुगनी करने का लक्ष्य हमने रखा है। जितना MSP हमने बढ़ाया है उतना किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया। किसानों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जिससे वे अपनी फसल पका सके। सरकार छोटे किसानों के कर्ज माफी पर भी विचार कर रही है। ब्याज मुक्त कार लोन से किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार मधुमक्खी पालन व शहद मिशन पर भी काम शुरू करने जा रही है। धन्यवाद। माननीय सभासदों, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होती है। अब विपक्षी सांसद श्रीमान अजयदीप सिंह जी अपना विशेष अधिकार हनन मामला सदन में रखेंगे। क्या आपने इसके बारे में पहले कोई नोटिस दिया है? जी महोदय, दिया है। तो आप अपना विशेष अधिकार हनन मामला सदन में रख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह जब मैं सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रहा था तो तिरंगा चौक पर पुलिस ने मेरी गाड़ी को बेवजह रोक लिया, जबकि मेरी गाड़ी पर VIP लेबल भी लगा हुआ था। मैंने उन्हें अपना पहचान पत्र भी दिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे बेवजह 2 घंटे तक रोके रखा। यह एक सांसद के संसद द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार के हनन का मामला बनता है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सरकार को बड़े निर्देश दिए जाने चाहिए। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तरफ से खेद प्रकट करती हूँ और इनकी शिकायत विशेषाधिकार हनन समिति को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। क्या आप गृह मंत्री जी की बात से संतुष्ट हैं? जी महोदय, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूँ। माननीय सभासदों, अब विपक्षी सांसद कुमारी प्रियंका रानी कार्य रोको प्रस्ताव पेश करेंगी। महोदय, मुझे काम रोको प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाएगी। माननीय सभासदों, विपक्षी सांसद कार्य रोको प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहती हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो सदस्य अपना हाथ खड़ा करेंगे। अब इसके विपक्ष वाले सदस्य अपना हाथ खड़ा करेंगे। हाँ कहने वालों का बहुमत है, हाँ कहने वालों का बहुमत है, हाँ कहने वालों
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहती हूँ कि खाद की बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राहत नीति के जवानों को बाढ़ राहत कार्यों में लगाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को भोजन सामग्री की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम एवं दवाइयां मुहैया करवाई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने अपनी ओर से सेना सीमा संगठन एनडीआरएफ की टीम को बाढ़ राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री महोदय एवं गृह मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है, जिससे अब स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है। धन्यवाद। विपक्षी सांसद कुमारी प्रियंका रानी। माननीय महोदय, बाढ़, सूखा, भूकंप जैसे राष्ट्रीय आपदाओं पर केंद्र व राज्य सरकारों की सम्मिलित जिम्मेदारी होती है, लेकिन केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद में भी कुछ राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष के कर्नाटक की धनराशि जारी कर दी, जबकि पंजाब को फूटी कौड़ी की भी सहायता घोषित नहीं की। सरकार अपना दायित्व निभाने में पूरी तरह से विफल है। धन्यवाद। जल संसाधन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने विपक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा राहत मुहैया करवाई जाती है, न कि मुआवजा। फिर भी बाढ़ के चलते 80 लाख हेक्टेयर फसलें खराब हुई हैं तथा 1800 करोड़ रुपए की राशि के नुकसान का अनुमान है। बाढ़ के कारण हुए आकलन का जल्द ही केंद्रीय दल भेजा जाएगा। पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के रूप में दी गई है। विपक्ष के भेदभाव के आरोप में कोई दम नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है इनका। धन्यवाद। माननीय सदस्यों, जो सदस्य बाढ़ आपदा मामले पर चर्चा चाहते हैं, से यस। जो सदस्य चर्चा नहीं चाहते, से नो। ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है। अजय कार्य रोक का प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। माननीय सभासदों, अब विधायी प्रक्रिया शुरू होती है। माननीय कार्य मंत्री जी एक देश एक चुनाव बिल को पुनः स्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक देश एक चुनाव बिल को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। एक प्रश्न यह है कि एक देश एक चुनाव बिल को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए या नहीं। एक देश एक चुनाव बिल के पक्ष वाले सदस्य अपना हाथ खड़ा करेंगे। अब इसके विपक्ष वाले सदस्य अपना हाथ खड़ा करेंगे। एक देश एक चुनाव बिल को पुनः स्थापित करने के पक्ष में 23 और विपक्ष में 16 मत प्राप्त हुए हैं। बिल को पुनः स्थापित करने के लिए बहुमत प्राप्त है, इसलिए बिल को पुनः स्थापित करने की अनुमति है। महासचिव जी, बिल की एक प्रति सदन में बंटवा दी जाए। जी अध्यक्ष महोदय। पहला वाचन प्रारंभ होता है। माननीय कार्य मंत्री जी सदन में बिल पेश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदन में एक ऐतिहासिक और दूरगामी सुधार के रूप में एक देश एक चुनाव बिल 2025 को प्रस्तुत करने के लिए खड़ी हूँ। यह बिल भारत के लोकतंत्र को और अधिक स्थिर, सशक्त और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाएं, जिससे चुनावी खर्च में भारी कमी हो, राजनीतिक अस्थिरता को रोका जा सके और नीति निर्माण व विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहे। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि एक देश एक चुनाव बिल पर सीधी चर्चा की जाए या स्थायी समिति को भेज दिया जाए। एक देश एक चुनाव बिल पर सीधी चर्चा के पक्ष वाले सदस्य अपना हाथ खड़ा करेंगे। अब इसके विपक्ष वाले सदस्य अपना हाथ खड़ा करेंगे। बिल पर सीधी चर्चा के पक्ष में 23 और विपक्ष में 16 मत प्राप्त हुए हैं। बिल पर आगामी चर्चा के लिए बहुमत प्राप्त है, इसलिए बिल पर चर्चा कल दिनांक 16 अक्टूबर को की जाएगी। अगला दिन संसद की कार्यवाही। एक देश एक चुनाव बिल पर दूसरा वाचन प्रारंभ होता है। बिल पर चर्चा की जाए। माननीय कानून मंत्री जी। Honorable Speaker Ma'am, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024 One Nation One Election। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बिल के बारे में बताना चाहूंगी कि इस बिल से देश में होने वाले चुनाव एक साथ होंगे। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर एक साथ करवाए सकेंगे, जिससे समय के साथ आर्थिक बोझ को भी कम किया जा सकेगा। देश में चुनाव पर कई हजार करोड़ रुपया खर्च को कम करने में सहायक यह बिल और कई मामलों में अच्छा साबित होगा। यह बिल किसी एक सरकार या पार्टी का नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाला कदम है। हम यह देख राजनीतिक सहमति, संवैधानिक मर्यादा और जनहित को ध्यान में रखते हुए लाए हैं। हम सभी राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले प्रत्येक सदस्य से आग्रह करते हैं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें, ताकि हम भारत को सशक्त, कुशल और उत्तरदायी लोकतंत्र बना सके। जय हिंद। नेता प्रतिपक्ष तुम्हारी रमन। वन नेशन वन इलेक्शन बिल सरकार की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। अध्यक्ष महोदया, ये कैसा बिल है? इसमें तो फायदे वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं बने माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से बिल के कुछ विशेष पहलुओं को सदन के सामने रखना चाहती हूँ। संविधान का 129वां संशोधन बिल एक देश एक चुनाव के तहत पांडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ करवाए जाएंगे। इस संशोधन के जरिए इन 3 एक्ट में बदलाव किया जाना है। द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019। थैंक्स। विपक्षी सांसद श्रीमान अजयदीप सिंह जी। माननीय स्पीकर महोदय, मेरा मानना है कि एक देश एक चुनाव बिल अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की राष्ट्रपति शैली लाएगा। इससे क्षेत्रीय पार्टी को बिल्कुल खत्म होने का डर पैदा हो जाएगा। यह बिल चुनाव आयोग को राष्ट्रपति को सलाह देने की अवैध शक्ति देता है। मैं इस संशोधन बिल का विरोध करता हूँ। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि कुछ दिन पहले तो संविधान को बचाने की बात कही जा रही थी और अभी संविधान के मूल ढांचे को बदलने की तैयारी है। ये कैसा बिल है महोदय? मुझे तो इसमें कोई फायदे वाली बात नजर नहीं आ रही। धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री जी। जी अध्यक्ष महोदया, एक देश एक बिल की विशेषता मैं आपको बताती हूँ। यह बिल कोई नया नहीं है, यह पहले भी था। 1952, 1957, 1962 और 1967 की लोकसभा और विधानसभा के सफल चुनाव एक साथ हुए थे तथा फिर 1968 और 1969 में कई विधानसभा को भंग कर दिया गया तथा 1970 में भी विधानसभा भंग करने से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। सरकार अब इसे फिर से लाना चाहती है। यह कानून पहले भी कई देशों में लागू है, जैसे स्विट्जरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के विश्लेषण के बाद तथा इसके फायदे जानने के बाद सरकार ने इसे पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञों द्वारा इस मामले में सलाह ले ली गई है। मैं एक देश एक चुनाव बिल पर पक्ष की आम सहमति चाहती हूँ। धन्यवाद। विपक्षी सांसद कुमारी कोमल।
अध्यक्ष महोदय, बिल के मुख्य बिंदु पढ़ने के बाद यह लग रहा है कि यह बिल संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। भारत राज्यों का संघ है, आप विधानसभा के कार्यकाल को कम नहीं कर सकते। आप विधानसभाओं के कार्यकाल को सांसद के कार्यकाल के अधीन कैसे कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि चुनाव प्रक्रिया छेड़छाड़ करके केंद्र सरकार अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। यह चुनाव शक्ति को सेंट्रलाइज करने जैसा है। धन्यवाद। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी। आदरणीय महोदय जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह भारत सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो आने वाले भविष्य में भारत देश का बहुत फायदा करेगी। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष कुमारी रमन जी। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे तो यह बिल महत्वाकांक्षी नहीं लग रहा है। मुझे तो यह कभी न पूरा होने वाला सपने जैसा लग रहा है। यह तो सच में जनता को गुमराह करने के लिए लाया जा रहा है। मैं इसी संबंध में अपना वक्तव्य रखना चाहती हूँ। मेरे सपनों में आना, मुझे नींद से जगाना, प्यार से कभी मुझे आवाज लगाना और तेरे आते ही मेरे पास मेरे सपनों का भी ओझल हो जाना। अध्यक्ष महोदय, यह बिल भी मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। यह बिल तो ऐसे सपनों की जैसा है जो कभी पूरा नहीं हो सकते। ये तो जनता के साथ धोखा होगा। धन्यवाद। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी। स्पीकर महोदय, मैं मेरे विपक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने 19 दिनों स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से चर्चा करने के बाद 19 दिनों के स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट चर्चा करने के बाद 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी थी। एक देश एक चुनाव लागू करने से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन की व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद। एक देश एक चुनाव बिल पर क्या विपक्षी नेता के पास कोई प्रश्न है? जी अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि इतने बड़े देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव होगा? धन्यवाद। माननीय कानून मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं वन नेशन वन इलेक्शन बिल के कुछ विशेष पहलुओं को सदन के सामने रखूं। अध्यक्ष महोदय, पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज, नगर निगम चुनाव करवाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर और वोटर आई कार्ड तैयार करेंगे। एक साथ चुनाव करवाने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद। विपक्षी नेता कुमारी रमन देव। अध्यक्ष महोदय, समस्त विपक्ष विधेयक की चर्चा से संतुष्ट नहीं है। की कार्यवाही चलने दीजिए। प्रधानमंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दे। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस बिल की कुछ विशेषताएं सदन के सामने रखना चाहूंगी। लोकसभा का कार्यकाल अपॉइंटेड डेट से 5 साल का होगा। लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग होने पर बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि यह बिल एक हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। मैं सदन को यह बताना चाहती हूँ कि इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव 2029 तक बढ़ाया जाएगा। माननीय स्पीकर मैडम, मुझे यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि यह बिल भारत के भविष्य को 4 चांद लगा देगा। इससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि समय की भी बचत होगी। अब हम एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लाने जा रहे हैं। एक हाई लेवल कमेटी इसका रोड मैप बना चुकी है। इससे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था तो बदलेगी ही, चुनाव संबंधी खर्च में भी कमी आएगी और नीतिगत निरंतरता को भी बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। माननीय सदस्यों, इस विधेयक पर अब काफी लंबी चर्चा हो चुकी है। इस चर्चा को अब यहीं विराम दिया जाता है। इसका तृतीय वाचन कल दिनांक 17 अक्टूबर को होगा। तब तक सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। अगला दिन संसद की कार्यवाही। माननीय सभासदों, एक देश एक चुनाव बिल पर तीसरा वाचन प्रारंभ होता है। महासचिव जी, बिल पर बहुमत प्राप्त करने के लिए सदन में वोटिंग करवाई जाए। जी अध्यक्ष महोदय। एक देश एक चुनाव बिल के पक्ष वाले सदस्य अपना हाथ खड़ा करेंगे। अब इसके विपक्ष वाले सदस्य अपना हाथ खड़ा करेंगे।
बिल के पक्ष में 2/3 बहुमत प्राप्त है। अतः यह बिल 11 के मुकाबले 33 मतों से पास किया जाता है। एक देश एक चुनाव बिल पास होने के साथ ही संविधान का 129वां संशोधन विधेयक भी पास हो गया है। महासचिव जी, बिल को दूसरे सदन में विचार विमर्श के लिए भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय। अब सदन का निश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। माननीय सभासदों, कृपया सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। गण मन अधिनायक